तो आज बात करने जा रहे हैं हम भगत सिंह के बारे में, जो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। दोस्तों इन्होंने चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया है। दोस्तों भगत सिंह जी ने पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुली विद्रोह को बुलंदी प्रदान की है। दोस्तों इतनी ही साहसी थे कि अंग्रेजों को जगाने के लिए इन्होंने असेंबली में बम फेंका और भागने से मना भी कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों भगत सिंह के जीवन के बारे में जाने तो उनका जन्म 24 सितंबर 1906 में को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। दोस्तों उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह है और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक किसान परिवार से थे। दोस्तों अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के ही थे। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपनी चाचाओं की क्रांतिकारी किताबों पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। दोस्तों गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ और दोस्तों लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। दोस्तों उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्र दिलाने की एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वहां चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। दोस्तों काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक आक्रोशित हुए चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुआ। इन प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इस लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट फोर्ट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने घटना को अंजाम दिए और अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार गिराया, जो कि लाला जी की मौत का जिम्मेदार था। इस कार्यवाही में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की थी। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। दोस्तों कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधाराओं को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिला पाई, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते हैं। उन्हें पूंजीपतियों की, मजदूरों की प्रतिपोषण की नीति पसंद नहीं आती है। अतः उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे, तब बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नत कर पाए थे। अतः अंग्रेजों के मजदूरों की प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुका है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। दोस्तों भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंच जाए। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, परंतु अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बंटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने
एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद न था दोस्तों, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो। उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वो दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में फेंकने लगे। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, सिंध से प्रकाशित बिस्मिल्लाह की आत्मकथा का प्रथम पत्र, यही पुस्तक भगत सिंह को लाहौर जेल में भेजी गई थी। दोस्तों, जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते हैं। उनके उस दौरान लिखे गए लेख और सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों की अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा है जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। दोस्तों, आप सोच भी सकते हैं यहाँ एक दिन भूखे नहीं रह पाते लोग, और उनके साथी और वे स्वयं 64 दिन बिना पानी पिए हुए भूखे रहे। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। दोस्तों, भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें नरक से भी बदतर यातनाएं भी दी। उसका कुछ अंश आप सब लोगों ने उनके ऊपर आधारित कुछ फिल्मों में दिखाया गया है, जो मात्र 1% ही है। दोस्तों, 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(6)(f) तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया है। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वो पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारी ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त हो गया तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत के ऊपर और उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वो तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। से अंग्रेजों ने पहले इनके मृतक शरीर के टुकड़े किए, फिर फांसी के बाद कोई आंदोलन न भड़के जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृतक शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजापुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देख तो करीब आए। इसके डर से अंग्रेजों ने इनकी लाश के अर्ध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृतक शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधि विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इसी कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगाया जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, पंजाब की गुरमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से लिखा और बताया कि जाति और धर्म के कारण
कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितने की अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, जो कि उन्होंने बंटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्ध बंदी समझ जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलांतर को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आज के युवा भगत सिंह कैसा बन सकते हैं? उन्हें ये फिक्र है कि हरदम नई तर्ज एक जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारे जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर कुर्बान होगी। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह ने ऐसे कथन लिखकर देश को जागृत करने की कोशिश की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतना ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गया। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक डिवीजन तथा न्यूयॉर्क के पत्र डिलीवर करने छापा था। दक्षिण भारत में पेरियर ने उनके लेख में नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडाई आरसुक से 22 से 29 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादित लिखा था। दोस्तों, आज भी भारत पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दिया है। उनके जीवन में ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्र को प्रेरित किया है। हम फिर एक क्रांतिकारी को अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू कराएंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।